कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में हम रिवीजन कर रहे थे। तो आज हम प्रश्नावली 3 बहुपद इसका रिवीजन करने वाले हैं। जो यह प्रश्नावली है बहुपद, यह प्रश्नावली हमारे एग्ज़ाम के अंदर 4 नंबर की आने वाली है, जिसके अंदर एक सवाल तो आएगा 1 नंबर का, एक सवाल आएगा 3 नंबर का। तो 2 सवाल आते हैं इस प्रश्नावली में से, एक तो 1 नंबर का आएगा, एक 3 नंबर का आएगा। तो इस प्रश्नावली के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है? चर राशियों के अंदर जो एक समीकरण बनती है या फिर एक पद बनता है, उससे देखो क्या बनते हैं, बहुपद बनते हैं। कैसे? जैसे मान लो x + 2, यह क्या है, इसके अंदर केवल एक ही चर है और इसकी घात कितनी है, 1। तो इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। ये क्या है, रैखिक बहुपद। फिर अगर x की घात 2 आ जाए, किसी बीजीय व्यंजक के अंदर x की घात 2 आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यह द्विघातीय है, यह द्विघातीय बहुपद है। फिर अगर x की घात 3 आ जाए किसी के अंदर, तो वह क्या होगा, त्रिघातीय। तो इस प्रकार जो ये बहुपद बनते हैं, यह सभी क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, इस प्रकार जो ये है ना, जो एक जिसकी घात 1 से अधिक हो, जिस बहुपद के अंदर 1 से अधिक घात हो, वह क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। क्योंकि इसके अंदर देखो 1 से क्या अधिक पद है, इन सभी में क्या 1 से अधिक पद है, इसमें भी 1 से अधिक पद है, ये भी क्या होगा, एक बहुपद ही होगा। ये क्या है, रैखिक बहुपद, ये द्विघातीय और ये त्रिघातीय। तो हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली के अंदर बहुपदों का अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। द्विघातीय बहुपद, तो द्विघातीय बहुपद देखो, इसका व्यापक रूप क्या होगा, द्विघात का मतलब इसके अंदर x की घात कितनी होगी, 2। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये एक क्या होता है, द्विघातीय बहुपद होता है। 0 नहीं लगा तब है क्या होगा, एक बीजीय व्यंजक होगा। ये क्या है, एक द्विघातीय बीजीय व्यंजक। इसके अंदर a क्या है, x² का गुणांक, b क्या होगा, x का गुणांक, और c क्या होगा, अचर पद होगा। अब देखो सबसे पहले बात करता है कि शून्यांक। शून्यांक क्या होता है? शून्यांक क्या होता है? बहुपद का शून्यांक वह होता है जिसके अंदर, जैसे मान लो ये x में बहुपद है ना, तो x का वह मान जिससे यह समीकरण क्या बन जाए, 0 प्राप्त हो जाए। x का ऐसा मान जो क्या कर दे, इस बहुपद को शून्य कर दे, वह क्या कहलाएगा, इस बहुपद का शून्यांक कहलाएगा। तो शून्यांक के अंदर देखो 2 संबंध होते हैं। अभी इधर देखो, अगर x की घात 2 है तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे। अगर x की घात 3 है, त्रिघातीय बहुपद है, तो उसके शून्यांक कितने होंगे, 3। द्विघात के 2। रैखिक बहुपद के शून्यांक कितने होते हैं, 1। जितनी घात होती है बहुपद की, उतनी उसके अंदर क्या प्राप्त होते हैं, शून्यांक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर देखो शून्यांक 2 प्राप्त होंगे। हमने माना वह शून्यांक कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि शून्यांक और बहुपद के जो गुणज होते हैं, उनके मध्य एक संबंध, वह संबंध क्या होता है, उसको हमें समझना है कि जो शून्यांक होते हैं उनका योग ये किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। तथा शून्यांकों का गुणनफल यह किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। c क्या होगा, यहाँ पर एक अचर पद होगा। तो अब देखो हमें एक सवाल जैसे इसने पूछा है कि एक द्विघातीय बहुपद है, एक द्विघातीय बहुपद x² - 2x - 8 बराबर में कितना है, 0 है। इसने ये बोला है कि इसके हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्यक ज्ञात करने हैं। तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध है, उसकी सत्यता की भी जांच करनी है। तो शून्यांक हम कैसे निकालते हैं, 2-3 विधियां इस प्रश्नावली के अंदर, किसी भी एक विधि को लगाकर हम क्या कर सकते हैं, शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो -2x है ना, हम यहाँ पर इसको गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं। कैसे करते हैं, गुणनखंड विधि के अंदर पहले पद और अंतिम पद को गुणा करते हैं, और बीच वाले पद को हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े बनाते हैं। और टुकड़े इस प्रकार बनाते हैं कि योग करने पर तो -2x ही मिले, और गुणा करने पर क्या मिलना चाहिए, पहले और अंतिम पद का गुणनफल प्राप्त होना चाहिए, यानी ये प्राप्त होना चाहिए। तो हमें तोड़ना किसको है, 2 को तोड़ना है, और कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो हम कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 4 गुणा कितना आएगा, इनका 8 आएगा। अगर मैं किसी की आगे माइनस लगाऊं, जैसे अगर मैं -4 के आगे लगाता हूं, तो इनका गुणनफल कितना आएगा, -8 आएगा। और इनका योग करने पर +2 और -4 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार -2 के 2 टुकड़े बनाए हमने, +2x और -4x, और -8 बराबर कितना आएगा, 0
आएगा। अब यहाँ से इनके गुणनखंड बनेंगे, देखो x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2 क्या बचेगा, कोष्टक में बचेगा। फिर माइनस का 4 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर में कितना आएगा, 0। इन दोनों में वापस क्या होगा, x प्लस 2 कॉमन आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, गुणा के अंदर यहाँ पर एक तो x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 4 बराबर में कितना आएगा, 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ से या तो x प्लस 2 0 होगा या क्या होगा, x माइनस 4 0 होगा। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 और x बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, प्लस का 4 मिलेगा। तो ये जो है ना, ये क्या होंगे, इसके शून्यांक होंगे। इसको मान लो ये अल्प है माइनस का 2 और ये बीटा कितना है, प्लस का 4। अब हमें देखना है कि इन शून्यांकों का योग कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 2 प्लस 4 कितना आएगा, प्लस का 2 और इनका गुणन फिर कितना मिलेगा, अल्फा गुणा बीटा माइनस 2 गुणा 4 बराबर में माइनस का 8। ये तो हमने जो उत्तर आया उससे निकाले। और जो हमें संबंध दे रखा है, संबंध क्या कहता है कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस b बटा a के बराबर होता है। इस समीकरण के अंदर देखो b कितना है, x का गुणा कितना है, माइनस का 2 है। तो b की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस का 2 और a की जगह कि देखो x स्क्वायर का गुणा 1 है तो बट्टे में कितना आएगा 1, तो इसका मान कितना आएगा 2 बट्टा 1 बराबर 2। और यहीं से हमें कितना मिला था, प्लस का 2 और यहाँ पर भी कितना मिला, प्लस का 2 मिला। इसी प्रकार अगर गुणा करके देखें, अल्फा गुणा बीटा संबंध से क्या होता है, c बट्टा a के बराबर होता है और c का मान कितना है, यहाँ पर माइनस का 8 है और a का मान कितना है 1, तो कितना आएगा माइनस का 8। और उत्तर निकालने के बाद में हमने चेक किया तो भी कितना मिला, माइनस का 8 ही प्राप्त हुआ। इस प्रकार ये अगर बराबर प्राप्त हो रहे हैं, अतः हमारा जो उत्तर है उसकी सत्यता प्रूफ हो जाएगी। अब देखो आगे, ये है प्रश्नावली जो आपकी है 3.1, उसमें करना है। 3.1 के बाद में 3.2 में क्या करना है उसको समझते हैं। 3.2 में है बहुपदों का भाग लगाना, विभाजन एल्गोरिथम। एक बहुपद होगा उसके अंदर हमें क्या करना, दूसरे कोई एक अन्य बहुपद का भाग लगाना। तो भाग कैसे लगाते हैं उसको समझना है हमें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x और माइनस में 6, ये हमें दे रखा मान लो अपक्ष है और एक पद दे रखा है हमें gx जो है बराबर में x स्क्वायर माइनस में 8x और प्लस में 27, ये दे रखा है हमें। तो अब देखो हमें क्या बोला इसने कि अपक्ष के अंदर gx का भाग लगाना है और भाग लगा के हमें क्या क्या प्राप्त करना है, भागफल और शेषफल प्राप्त करना है। तो देखो भाग कैसे लगाते हैं, तो हमें भाग लगाना है x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6, इसमें भाग लगाना है gx का x स्क्वायर माइनस 8x प्लस में 27, इसका हमें क्या करना है, भाग लगाना है। अब देखो भाग लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। सबसे जो अधिक घात वाला पद होगा उसको पहले लिखना होता है। इस प्रकार लिखेंगे x की घात 3 फिर x की घात 2 फिर 1 फिर 0, इस क्रम में लिखना दोनों तरफ। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जिसका भाग लगाना है उसके प्रथम पद का भाग लगाना समझना है हमें कि जो हमें भाग लगाना है उसके भाग लगाने वाले प्रथम पद का हमें क्या करना है, इसके प्रथम पद में क्या लगाना है, भाग लगाना है। यानी हमें x की घात 3 के अंदर हमें भाग लगाना है x स्क्वायर का, तो स्क्वायर से ये घात 3 कटेगी, कितना आएगा x की घात 1, ये हमें कहाँ लिखना है, इस भागफल के अंदर कितना आएगा x की घात 1। अब क्या करना है, जो यहाँ पर मिले इसको क्या करना है, इन तीनों पदों से गुणा करके नीचे लिखना है। तो x गुणा x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की घात 3, फिर x गुणा माइनस 8 कितना आएगा, माइनस 8x स्क्वायर, फिर प्लस के अंदर 27 गुणा कितना आएगा, 27x, ये इतना मिलेगा। अब क्या करते हैं, भाग लगाते समय यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कर दिया चेंज, तो प्लस का x की घात 3 और माइनस x की घात 3 कट जाएंगे आपस में। 8x स्क्वायर के अंदर हमें क्या करना है, 6x को घटाना है, भाई ये प्लस का और ये माइनस का, तो 8 में से 6 को घटाने पर कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर मिलेगा। 11x माइनस 27x, तो 11 में से 27 को घटाने पर कितना मिलेगा हमें, माइनस का 16x मिलेगा और माइनस का यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अब क्या करना आगे, वही काम
पहले पद के अंदर इसके पहले पद का भाग लगाना है, तो 2x² के अंदर हमें x² का क्या करना है, भाग लगाना है। स्क्वायर से स्क्वायर वाला पद कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल प्लस का 2। अब इस प्लस के 2 को क्या करना है, इन तीनों पदों से गुणा करके यहाँ पर नीचे लिखना है। तो 2 गुणा x² माइनस 8, 8 गुणा 2 कितना हो जाएगा 16x, और 27 गुणा 2 कितना हो जाएगा 54, ये मिलेगा। अब यहाँ पर वापस चिन्ह को क्या कर दो, परिवर्तित, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कटेगा पद, ये भी कटेगा, समान है ना दोनों। देखो ये प्लस का 16x और ये माइनस का 16x, 54 और ये 6, दोनों माइनस के हैं, दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा माइनस का 60। तो ये माइनस का 60 क्या होगा, इसका शेषफल, और ये इसका x प्लस 2 क्या होगा, भागफल। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा भाग लगाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और हमें ये चीज़ ये ध्यान रखनी है कि भाज्य किसके बराबर होता है, ये प्रमेय भी ध्यान रखनी है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या आता है, शेषफल प्राप्त होता है। ये कहने का मतलब भाज्य कितना है, यहाँ पर ये वाला पद है, ये वाला पद किसके बराबर होगा, भाजक और भागफल, इन दोनों के गुणनफल प्लस शेषफल के बराबर प्राप्त होगा। ये हुई भाग लगाने की प्रक्रिया। अब आगे आती है कि जो बहुपद होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं, उनको हल करने के तरीके। तो द्विघातीय जो बहुपद होते हैं उनके शून्य ज्ञात करने के लिए हम 3 प्रकार की विधियों का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। द्विघातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, व्यापक रूप क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका व्यापक रूप है। हमें इस समीकरण का क्या करना है, हल ज्ञात करना है। पहली जो विधि है उस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि के द्वारा हमें क्या करना है, द्विघातीय समीकरणों को हल करना है। तो देखो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सवाल लेते हैं। जैसे हमें दे दिया कि 2x² माइनस 5x प्लस में 3 बराबर में है 0। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा इसका हल ज्ञात करना है, यानी x के मान ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद इनको गुणा करते हैं। 2 गुणा 3 कितना होगा 6, 2 गुणा 3 कितना होगा 6, और जो ये बीच वाला पद है माइनस का 5, हमें क्या करना है, इस 6 के 2 टुकड़े बनाने हैं गुणा के रूप में। ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि उनका योग करने पर तो कितना है माइनस का 5, और गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 6 मिलना चाहिए। भी हमने इन दोनों गुणा किया तो कितना मिला 6 मिला, तो गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए उन टुकड़ों का 6, और जोड़ने पर वो टुकड़े कितने आने चाहिए माइनस का 5 आने चाहिए। तो अब देखो हम 6 को क्या लिख सकते हैं, a गुणा 6 लिख सकते हैं। अब देखो इससे 5 बन सकता है क्या, बन सकता है। कैसे, अगर मैं 1 गुणा माइनस 6 करूं तो गुणा कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6 आएगा, लेकिन इनका योग कितना आएगा माइनस का 5, और हमें गुणा क्या चाहिए प्लस का 6। यहाँ पर गुणा किसका आ रहा है, माइनस का 6 आ रहा है। योग तो माइनस का 5 आ जाएगा, लेकिन गुणा इसका क्या नहीं आएगा, प्लस का 6 नहीं आएगा, तो ये टुकड़ा नहीं बन पाएगा। 6 और कैसे मिल सकता है, 2 को 3 से गुणा करने पर भी कितना मिलता है 6 मिलता है। और अगर दोनों के आगे मैं क्या लगा दूं, माइनस का चिन्ह लगाऊं, तो भी गुणा कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और इनका योग करने पर कितना मिलेगा हमें माइनस का 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार इस माइनस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 और माइनस का 3 लिख देंगे। तो 2x² माइनस का 2x और माइनस का 3x प्लस में 3 बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आएगा, यहाँ पर x बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, 2x को बाहर लिया कॉमन हमने, कितना बचेगा 1। फिर इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, माइनस का 3 कॉमन, तो -3 कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर x बचा, प्लस के 3 में से -3 बाहर लिया तो क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, और बराबर में कितना आएगा 0। तो अब इसको हल करना है हमें, केवल -x -1 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचेगा 2x और माइनस का 3 बराबर में कितना आएगा 0। तो यहाँ से x का मान 1 मिलेगा, और यहाँ से 2x -3 बराबर 0 करने पर कितना मिलेगा, x का मान 3/2। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि के द्वारा इसी प्रकार इन समीकरणों को हल करना है।
एक सवाल को और समझते हैं। जैसे मान लो हमें दे रखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x और प्लस में 2 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर गुणनखंड विधि लगानी है। तो इन दोनों को हम पहले गुणा करेंगे। तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये बात है समझ में। और योग करने पर कितना आना चाहिए, -2 अंडर रूट 6 आना चाहिए। तो अब देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो -2 अंडर रूट 6 है, हम इसको देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर रूट 6 और रूट 6 इनको हम गुणा करें तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर -√6 और -√6 को हम गुणा करें तो भी कितना मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा। और अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितना मिलेगा, -2√6 ये प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब इसके टुकड़े क्या बनेंगे, यही बनेंगे कि 3x स्क्वायर माइनस में √6x माइनस में √6x और प्लस में कितना आएगा, 2 बराबर में 0। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हल प्राप्त होगा। कैसे, देखो क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों के अंदर, x कॉमन आ सकता है। और देखो 3x स्क्वायर √6 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा √3 और इस 3 को हम क्या लिखेंगे, √3 गुणा √3 और इसको वापस √2 गुणा √3x और इसको क्या लिखेंगे, √2 गुणा √2 बराबर में कितना 0 है। इन दोनों में दो क्या कॉमन आएगा, √3 दोनों में है, साथ में x और है यहाँ पर और x ये कॉमन आएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, √3x बचेगा माइनस इसको हमने बाहर लिया, क्या बचेगा, √2। इसी प्रकार इसमें देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन आ सकता है, √2 कॉमन आएगा। तो एक तो √2 और क्या कॉमन आएगा, साथ में इतना ही आएगा कॉमन। यहाँ क्या बचेगा, √3x और यहाँ पर प्लस में क्या बचेगा, √2। अब देखो माइनस भी कॉमन लिया ना, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, बराबर में कितना आएगा, 0 मिलेगा। तो ये दोनों समान है पद, वापस कॉमन आएंगे। तो कॉमन लिया हमने, तो अंदर क्या बचेगा, √3x माइनस √2 बराबर 0। तो इस प्रकार यहाँ से इसका उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर √2/3। ये इसका क्या आ जाएगा, उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो ये पहली विधि होगी। अब देखो दूसरी विधि जिसका नाम है पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई एक सवाल लेते हैं पूर्ण वर्ग बनाने का। हमें दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो देखो कैसे बनाते हैं पूर्ण वर्ग। हमें क्या करना है, इस साइड के अंदर पूर्ण वर्ग बनाना है। ये जो पद है इसको एक क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग के रूप में बनाना है। तो कैसे बनाते हैं उसको देखो। प्रथम स्टेप क्या होता है कि x स्क्वायर के गुणांक को इकाई बनाना। यहाँ पर देखो x स्क्वायर गुणांक कितना है, 2 है। हमें कितना बनाना है, यहाँ पर 1 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से संपूर्ण समीकरण के अंदर हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर 2 से भाग लगाने के बाद में यहाँ पर 7/2, यहाँ पर कितना बचेगा, 3/2 बचेगा और बराबर में कितना आएगा, 0। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो ये अचर पद होता है इसको दूसरे वाले पक्ष में लेके जाते हैं। अचर पद को दूसरे पक्ष में ले जाने पर, देखो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 7/2x, इसको उधर ले जाने पर माइनस का 3/2। ये इसका सेकेंड स्टेप है। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, जो x का गुणांक है, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ये इसकी तीसरी स्टेप है।
कि जो x का गुणांक होता है कितना यहाँ पर 7/2 है, इसका हमें क्या करना, आधा करना है। आधे का मतलब क्या है, 1/2 से गुणा करना। जैसे मान लो 4 है, 4 का आधा कैसे प्राप्त होगा, 1/2 से गुणा करने पर कितना मिलेगा, 2। उसी प्रकार 7/2 का आधा कैसे प्राप्त होगा, 1/2 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7/4। इस आधे से हमें क्या करना है, इस आधे के वर्ग, इसका जो वर्ग है उससे हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो देखो इधर जोड़ते हैं, सबसे पहले x² - 7/2 x प्लस में 7/2 का होल 7/4 का होल स्क्वायर। आधा करना ना, तो आधा करने पर कितना आएगा, 7/4 प्राप्त हो जाएगा। और बराबर में माइनस का 3/2 प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। पे जो भी जोड़ते हैं वह हम क्या जोड़ते हैं, दोनों पक्षों में समान जोड़ेंगे। अब देखो आगे क्या होगा, ये एक देखो समीकरण सरल समीकरण बन जाएगी। कौन सी सरल समीकरण बनेगी उसको देखो, a² - 2ab प्लस में b का स्क्वायर। कैसे देखो, ये x का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 7/4 गुणा x और प्लस में 7/4 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 गुणा a गुणा b कितना 7/4 है और a कितना यहाँ पर x है और प्लस में कितना 7/4। तो ये एक देखो क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा। हम इसको क्या लिखते हैं, a - b का होल स्क्वायर लिखते हैं ना। तो ये क्या बन जाएगा, इधर तो क्या बनेगा, x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। इधर बराबर में क्या चलेगा उसको देखते हैं, माइनस का 3/2 7 का स्क्वायर 49 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। अब 2 और 16 का लघुत्तम लेंगे, कितना आएगा, 16 ही मिलेगा। ऊपर क्या क्या आएगा, 2 का 16 में बाहर लगाने पर 8 गुणा 3 कितना आ जाएगा, माइनस का 24। 16 का 16 में बाहर लगाने पर 1 और प्लस में कितना आ जाएगा, 49 प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको आगे हल करते हैं। यहाँ से x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा प्राप्त, 49 में से 24 को घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 25 और बट्टे में कितना है, 16 है। तो x - 7/4, यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16। स्क्वायर को हटाए तो दूसरे पक्ष में क्या जाएगा, अंडर रूट जाएगा और दोनों चिन्ह आएंगे प्लस और माइनस। तो एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे तो ये तो क्या मिला, 7/4 बराबर प्लस माइनस 25 अंडर रूट से बाहर आने पर 5 और 16 को बाहर लाने पर कितना आएगा, 4। तो प्लस का जब चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x - 7/4 बराबर प्लस का 5/4। ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 5/4 में क्या होगा, 7/4 जुड़ जाएगा। तो इनको जोड़ने पर 12/4 बराबर कितना आ जाएगा, 3 मिल जाएगा। और माइनस का जब चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x - 7/4 भी इधर तो ये सेम ही है। यहाँ पर क्या करना है, हमें माइनस का चिन्ह लेना है, प्लस की जगह माइनस का चिन्ह और 5/4। अब 7/4 को उधर ले जाओ तो माइनस 5/4 और प्लस में 7/4 कितना आ जाएगा, 2/4 बराबर में 1/2। तो ये दोनों इसके क्या होंगे, शून्य प्राप्त हो जाएंगे। किस विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा। 2 विधियां हो गई। तीसरी विधि देखो क्या है, श्रीधर आचार्य। तो इस विधि में हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला है, सीधा उसी को याद रखना है और उसी के द्वारा क्या हो जाएगा, हमें सारे सवालों के अंदर शून्य प्राप्त हो जाएंगे। अगर किसी सवाल के अंदर हम गुणनखंड नहीं बना पा रहे हो या फिर ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि नहीं लगा पा रहे हो तो उस सवाल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, श्रीधर आचार्य के द्वारा उसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो तीसरी विधि का नाम है श्रीधर आचार्य सूत्र के द्वारा। देखो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या कहता है कि जो द्विघात समीकरण होती है इसके अंदर जो x होता है इसका जो हल होगा वो किसके बराबर होगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बट्टे के अंदर 2a। ये क्या होता है, श्रीधर आचार्य का सूत्र होता है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, सभी सवालों के अंदर सभी जो जितने भी द्विघातीय समीकरण होती है उनमें हम क्या कर सकते हैं, x का मान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है 5x² माइनस में 6x माइनस 2 बराबर 0। हमें क्या करना है, ये सूत्र लगा के हमें क्या करना है, इसको हल करना है, यानी x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो a का मान कितना है, a क्या होता है, x² का गुणांक कितना है 5। b देखो कितना है, b क्या होता है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है यहाँ पर -6, चिन्ह सहित लेना है हमें यहाँ पर।
और c का मान कितना होगा माइनस का 2, ये मान ले लिए। अब x बराबर माइनस बी, सूत्र क्या माइनस का b, तो माइनस b कितना है माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4 गुणा a कितना है 5 और गुणा में क्या आएगा c कितना है माइनस का 2 और बट्टे में 2 गुणा a कितना है यहाँ पर 5 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 36 माइनस माइनस और ये माइनस ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस 5 चौक 20 और गुणा 2 कितना आ जाएगा 40 बट्टे के अंदर कितना आएगा 2 पंजे 10। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 76 और बट्टे में 10। तो ये इसका क्या आ जाएगा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। या आया समझ में। अब देखो आगे इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं सभी सवालों के अंदर ये सूत्र लगा सकते हैं। आगे हमें पूछा है कि जो मूल होते हैं, जो ये मूल होते हैं, मूल का मतलब जो हम शून्य ज्ञात करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं मूल बोलते हैं। इन मूलों का जो अस्तित्व है वह भी हम क्या कर सकते हैं इस सूत्र के अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे उसको देखो, अगर अंडर रूट के अंदर या फिर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर इसका मान 0 के बराबर हो या फिर ये क्या हो सकता है 0 से छोटा भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है, इसका मान कोई से भी संभव हो सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर आ जाए तो यहाँ पर देखो एक बार ये 0 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल माइनस बी बटा 2a ही प्राप्त होगा। यानी दोनों मूल इसके क्या होंगे माइनस बी बटा 2a प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों मूल क्या होंगे समान। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ जाए उस स्थिति में क्या होगा समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और समान भी होंगे। दोनों मूल आपस में क्या होंगे समान होंगे। जब इसका मान 0 से बड़ा है, एक बार बड़े वाली स्थिति देखते हैं, बड़े आने का मतलब 0 से बड़ा आने का मतलब धनात्मक संख्या प्राप्त होना, यानी दोनों मूल इसके दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और अलग अलग प्राप्त होंगे। ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो 0 से बड़ा हो, जब इसका मान 0 से छोटा हो और 0 से छोटा होते ही क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या। और हमने देखा था कि अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या आने पर वह संख्या क्या होती है काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है काल्पनिक संख्या। तो ये क्या होगा इसके मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये बात आई समझ कि मूलों का अस्तित्व हम सीधा इस प्रकार चेक कर सकते हैं। ये होगी 3.4 और 3.5 में भी हमें ऐसा काम करना है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मूल की प्रकृति हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। हमें क्या करना है इन 3 चीजों को क्या करना है ध्यान में रखना है। फिर आगे चलते हैं, जो ये गुणन जो बीजीय व्यंजक होते हैं या फिर जो ये द्विघात समीकरण जो भी हम लेते हैं इनके लिए एचसीएफ और एलसीएम बहुपदों के लिए लघुत्तम और महत्तम समापवर्ती है, इनको समझना है। तो ये कैसे ज्ञात करते हैं, हमने प्रश्नावली दूसरे के अंदर भी एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात किया था, वैसी की वैसी विधि इसी के अंदर है। बस हमें करना क्या है, जो द्विघात या फिर जो भी बहुपद दे रखा हो बहुपदों के एलसीएम व एचसीएफ, तो जो भी बहुपद दे रखे हैं हमें क्या करना होता है उन सभी बहुपदों का क्या करना होता है गुणनखंड करने होते हैं। और गुणनखंड करने के बाद में हम क्या करते हैं उसके अंदर जो उभयनिष्ठ बहुपद होते हैं या फिर जो जितने भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन सभी को हम लिख लेंगे और क्या कर लेंगे उससे हम उसके एलसीएफ और एलसीएम प्राप्त कर लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कोई एक, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 और एक दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। हमें क्या करना है इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना होगा सबसे पहले इनके गुणनखंड करने होंगे। कैसे, गुणा करने पर 3 आना चाहिए और योग करने पर -4। तो 1 गुणा 3 कितना होता है
3 मिलता है। अगर दोनों के आगे माइनस लगाएंगे तो भी कितना मिलेगा, प्लस का 3 मिलेगा, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा, माइनस का 4। तो ये टुकड़े मिल गए हमें, माइनस का x और माइनस का 3x, और प्लस में कितना है 3, बराबर में 0। तो x कॉमन आएगा यहाँ से, तो x माइनस 1 और माइनस 3 कॉमन को लेने पर x माइनस 1, तो x माइनस 1 पुनः कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 1 और यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 3, ये इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। इसी प्रकार इसके करने हमें गुणनखंड, तो क्या प्राप्त होंगे, x माइनस 2 और x माइनस 3 गुणनखंड करने हमें आते हैं। अब देखो गुणनखंड करने के बाद में एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड, और फिर यहाँ पर लिखते हैं हम इसकी न्यूनतम घात, न्यूनतम घात। तो पहले पद में देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं दोनों के अंदर, x माइनस 1 इसमें, इसमें नहीं है, x माइनस 2 इसमें, लेकिन इसमें नहीं है। कौन सा है उभयनिष्ठ गुणनखंड, x माइनस 3, तो x माइनस 3 लिखेंगे केवल, और इसकी न्यूनतम घात कितनी है 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x माइनस 3। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, जितने भी ये गुणनखंड होते हैं सभी गुणनखंड, और उनकी घात क्या लगाते हैं, अधिकतम, अधिकतम क्या होती है उनकी घात। तो देखो एक तो x माइनस 1 गुणनखंड है, एक है x माइनस 2, तीसरा है x माइनस 3। तो अधिकतम घात कितनी है इस वाले पद के अंदर, दोनों पदों में देख लो, अधिकतम घात एक है तीनों की, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 1 की ऊपर घात 1, फिर x माइनस 2, फिर x माइनस 3, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुपदों के क्या करते हैं, एलसीएम ज्ञात और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। और एक चीज हमने पिछली वाली प्रश्नावली के अंदर भी पढ़ी थी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ ये किसके बराबर होता है, उन बहुपदों के गुणनखंड के बराबर, जिन बहुपदों का हमने क्या निकाला है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है, बहुपदों का गुणनफल। जैसे इसी सवाल के अंदर देख लो, अगर हम एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, एचसीएफ कितना है, x माइनस 3, और एचसीएफ कितना है, ये तो क्या है इसका एचसीएफ, और एलसीएम कितना है, x माइनस 1 गुणा में x माइनस 2, x माइनस 3, इनको गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, अभी x माइनस 3 गुणा x माइनस 3 क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आएगा इधर। और बहुपदों का गुणनफल यानी इनका अगर गुणा करें, इन दोनों का अगर गुणा करें तो क्या क्या मिलेगा वापस, x माइनस 1 गुणा x माइनस 3 गुणा किससे करना है, x माइनस 2 गुणा x माइनस 3, तो वापस क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार इनका गुणनफल किसके बराबर होगा, बहुपदों के गुणनफल के प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली को करना है। जैसे एक सवाल और करते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का। हमें संख्या दे रखी है, यहाँ पर बहुपद दे रखा है 24 x स्क्वायर वाई जेड और 27 x की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमें इनका क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी का जो 24 है इसका हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 6, फिर 2 का भाग लगेगा 3, 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 24 x स्क्वायर वाई जेड को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 x स्क्वायर गुणा वाई गुणा जेड। इसी प्रकार यहाँ पर 3 और आएगा, 1 गुणा 3 गुणा x स्क्वायर गुणा वाई जेड आ जाएगा। फिर 27 x की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 3, फिर x की घात 4 वाई स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के लिए जितने भी गुणनखंड होते हैं, जितने भी यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होते हैं उन सभी को लिखते हैं। तो एक तो 2 है, फिर एक 3 है, x भी है, y भी है और z भी है। फिर हम क्या करते हैं, इनके ऊपर उनकी अधिकतम घात लगाते हैं। तो 2 की अधिकतम घात देखो यहाँ पर 3 है, 3 की अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, x की अधिकतम घात देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी है 4 है, मैक्सिमम 4। y की अधिकतम कितनी है 2, z की अधिकतम कितनी है 2। ये इसका क्या होगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अगर एचसीएफ की बात करें
तो एस शेप में कौन कौन से आते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है तो 2 को नहीं लेंगे। 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है तो 3 को लेंगे। एक्स दोनों के अंदर है, एक्स भी लेंगे। वाई भी दोनों के अंदर है, वाई भी लेंगे। जेड भी दोनों में है तो जेड भी लेंगे। तो 3 की हमें क्या करनी है, न्यूनतम घात लगानी है। न्यूनतम घात कितनी है, 1 है। एक्स की न्यूनतम घात कितनी है, 2। वाई की न्यूनतम घात कितनी है, 1 है इन दोनों के अंदर। और जेड की न्यूनतम घात कितनी है, 1। तो ये इसका क्या आ जाएगा, 3x² वाई जेड। ये क्या होगा, इसका एस शेप प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें क्या करना है, इस प्रश्नावली को करना है।